Yes, online students, I am audible. है। और जब तक ये एंड होगा ना इसका बीसी के तक, तब तक बचेंगे नहीं, प्रजाति लुप्त हो जाएगी। है 30 आवर्स। 5 आवर का होता है बिजनेस साइकिल। और 5 आवर्स के हैं आपके स्टार्ट के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट वो बच रही है ना। तो इसका मतलब नहीं, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तुम्हारा। है आजकल में बढ़ जाएगा टाइम। आज से 1-2 दिन, 2-2, 3-3 घंटे आने लग जाएंगे। सुबह 9 बजे आ जाऊँ? सुबह 9 बजे यहाँ आके हवन करेंगे हैं। चलो, ऐसा ही करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे आऊंगा, शाम को 9 से 9 शिफ्ट चलेगी, है ना। 2 दिन में सिलेबस कंप्लीट। अरे उसके मामले में मेरे को तुम पे विश्वास है कि कितने अच्छे मार्क्स लाओगे तुम। मैं अपने आप से ज्यादा तुम पे विश्वास करता हूँ नंबर लाने के मामले में। ठीक है, टेंशन मत लो। देखो, आज चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 5, बिजनेस साइकिल। पीसफुली सुनेंगे तो 3 आवर्स के लेक्चर में 3 डेज के विद इन 2 डेज ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 आवर्स का लेक्चर है इसका। ठीक है, देखो, एक ये टाइम पीरियड याद रखना है यहाँ पर। यूकेज इकोनॉमी वाज गोइंग थ्रू बूम ड्यूरिंग द 1920s। अंडरलाइन कर लें। देखो, इस चैप्टर के अंदर जो बातें समझाने लायक है वो एक बार में ही समझाने लायक है। बाकी सारी चीजें तुम्हारी है, रटनी है तुम्हें वो। ठीक है, इजी नहीं। हार्ड तो कैसे होगी, कैसे कह दें। एक बड़ी ये स्टेटमेंट भी अंडरलाइन कर लो। चाइनाज रिसेंट स्लो डाउन। ठीक है, 1920s, उस टाइम का रिसेंट 1920s, ड्यूरिंग द 1920s, चाइनाज रिसेंट इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड फाइनेंशियल माइम। ठीक है, पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन डिस्ट्रप्शन एंड फाइनेंशियल लॉसेस। ये टाइम में याद रखना है आपको कि इसका मतलब है कि पॉलिटिकल डिसरप्शन की वजह से चाइना के अंदर फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, 1920s के अंदर। ठीक है, सॉरी, रिसेंट के अंदर। इसके बाद में आगे स्टेटमेंट याद रखना है। देखो, अब बात करते हैं बिजनेस साइकिल की। बिजनेस साइकिल क्या होती है? हाँ, बिजनेस 1920 नहीं, रिसेंट। अब ये स्टेटमेंट याद रखना है। अब ये रिसेंट टर्म किसके लिए यूज किया है? ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन हिडन ही है इसमें। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आगे के लिए बात याद रखनी है। बिजनेस साइकिल क्या होती है? बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि कोई भी कैपिटलिस्ट या मिक्स्ड नेचर की जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, वो कभी भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर नहीं चलती है। पर्टिकुलर ट्रेंड का मतलब ना तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी, ना ही ऑलवेज डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, उसमें एक पीरियोडिकल एक्सचेंजेस आते रहेंगे, फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, जिनको अपन प्रॉस्पेरिटी और बूम के नाम से जानते हैं। आगे बात है प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी जो है वो पीरियडिकली, ठीक है, डिप्रेशन पीरियड और प्रॉस्पेरिटी पीरियड, डिप्रेशन पीरियड और प्रॉस्पेरिटी पीरियड, इसके बीच में मूव करती रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी। इसी पीरियड पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल। ठीक है, इन स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लो। देयर हैव बीन ए पीरियड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी अल्टरनेटिंग विद द पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। इकोनॉमिक डाउनटर्न का मतलब डिप्रेशन। दीज रिदमिक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? पर कैपिटा इनकम हो गई कंट्री की, नेशनल इनकम हो गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, अगली बात में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो गई, इन्फ्लेशन रेट हो गई, अगली बात में फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गई,
टैक्स रेट हो गई, सब्सिडी, ये सारे एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं या एक्टिविटीज हैं, या एग्रीगेट लेवल पर सेविंग, एग्रीगेट लेवल पर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब इकोनॉमिक वेरिएबल्स, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं। और इनके अंदर क्या आ रहा है, रिदमिक फ्लक्चुएशन आ रहा है, दैट इकोनॉमी एंड दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड बिजनेस साइकिल एंड ट्रेड साइकिल। ठीक है, ट्रेड साइकिल होने के लिए सबसे खास बात आप ये याद रखेंगे कि ट्रेड साइकिल हमेशा मार्केट मैकेनिज्म के अंदर आती है या मार्केट इकोनॉमी के अंदर मिलेगी। आप ट्रेड साइकिल फेस करने के लिए इकोनॉमी के अंदर मार्केट सेक्टर का या प्राइस मैकेनिज्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्राइस मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है तो ट्रेड साइकिल वर्क नहीं करेगी। क्या हो गया? आप बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल एक ही नाम है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल का कंसेप्ट तभी काम करेगा जब इकोनॉमी मार्केट नेचर की होगी या उस इकोनॉमी का एक पार्ट मार्केट होगा। तो आइदर इकोनॉमी शुड बी, ठीक है, सॉरी, आइदर इकोनॉमी मस्ट बी कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड, और मिक्स्ड के अंदर भी एक सिग्निफिकेंट रोल होना चाहिए कैपिटलिस्ट सेक्टर का। ठीक है, इसके बाद में इसके ही मीनिंगों को रिपीट कर करके लिखा गया है बार बार। देखो, गुड ट्रेड करेक्टराइज्ड बाय, अब बिजनेस साइकिल की भी दो ट्रेड होते हैं, एक तो होता है गुड ट्रेड और एक होता है बैड ट्रेड। गुड ट्रेड का मतलब क्या है? गुड ट्रेड करेक्टराइज्ड बाय द राइजिंग प्राइसेस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। ठीक है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज तो कम होना चाहिए और प्राइस लेवल कंटिन्यूसली राइज होने चाहिए, उसको बोलते हैं गुड ट्रेड। अब आप बोलोगे प्राइस लेवल बढ़ेंगे इससे तो नुकसान होगा इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अरे प्राइस लेवल में एक मॉडरेट चेंज होना जरूरी है। अगर प्राइस लेवल धीरे धीरे राइज नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर्स को मोर प्रोडक्शन करने के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा। ये नहीं, क्योंकि प्राइस लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे तभी फर्म्स की रेवेन्यू बढ़ेगी, और फर्म्स की रेवेन्यू बढ़ेगी तो ही फर्म क्या करेगी? मोर प्रोडक्शन करने के लिए इंसेंटिवाइज होगी। तो फर्म को कंटिन्यूसली मोर प्रोडक्शन करने के लिए अगर आपको इंसेंटिवाइज करना है, इकोनॉमी में ट्रेड को अच्छा मेंटेन करना है, तो सीधी सी बात है प्राइस लेवल कंटिन्यूसली राइज करने चाहिए। ठीक है, एक मॉडरेट ऑर्डर के अंदर धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एकदम से प्राइस चेंज हो गई, 100 की चीज 150 की हो गई, नहीं, धीरे धीरे 100 के बाद 101, 2, धीरे धीरे, ठीक है, प्राइस लेवल इंक्रीज होते रहने चाहिए और ग्रेजुअली ही आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल होता रहना चाहिए। ठीक है, या हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। इसके बाद में आता है बैड ट्रेड। बैड ट्रेड का मतलब क्या? तो वही तो बोल रहा हूं, अब इसके सारे इंपैक्ट्स नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने तो अभी दो टर्म्स बताए हैं, गुड ट्रेड और बैड ट्रेड। ठीक है, अभी इनका अब प्राइस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो फर्म्स के पास भी रेवेन्यू ज्यादा आएगी। अब फर्म अपनी रेवेन्यू को क्या करती है? आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी 12th के अंदर, आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम का नाम सुना है कभी? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थी आयलर थ्योरम, इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर के अंदर दे रखी थी। उसमें उस थ्योरम के अंदर लिखा हुआ था, नहीं शायद नेशनल इनकम वाले चैप्टर में लिखा हुआ था, उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी फर्म जो है वो अपनी इनकम को अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये स्टेटमेंट सुना होगा, ए फर्म कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स रेवेन्यू अमंग द इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको आयलर थ्योरम बोलते हैं। इस आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फर्म की धीरे धीरे प्राइस बढ़ रही है प्रोडक्ट की, तो प्राइस बढ़ रही है तो फर्म की रेवेन्यू भी बढ़ रही होगी, और फर्म की अगर रेवेन्यू बढ़ रही है तो वो फर्म क्या करेगी उस रेवेन्यू का? उसको रख के चाटेगी दो ना उसको। ठीक है, फर्म उसको अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बांटेगी, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास जब इनकम जाएगी तो कंट्री के अंदर जो इनकम अराइज करते हैं वो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही तो करते हैं। तो धीरे धीरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम बढ़ने लग जाएगी, कंट्री में इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये कहा गया कि मॉडरेटली आपकी प्राइस लेवल्स राइज होने चाहिए। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स कम होते जाने चाहिए। ठीक है, तब तो गुड ट्रेड है। और इसके बाद में बैड ट्रेड का मतलब फॉलिंग प्राइसेस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। समझ में आ गई क्या? और इसके बाद में वापस से ये बिजनेस साइकिल का मीनिंग रिपीट कर रहा है। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी एज मैनिफेस्टेड इन फ्लक्चुएशन इन मेजर्स ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इनके नाम याद कर लें, एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इनकम। यहाँ पर इनकम जो है वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों को डिनोट कर रही है। इसके बाद में अब बात करते हैं इकोनॉमी की फेजेस। बिजनेस साइकिल की कितनी फेजेस होती हैं? तो जनरली 4 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली आती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में इस बूम को क्रॉस कर दो, ये गलत है, क्योंकि बूम होता है पीक को बोलते हैं बूम। ठीक है, पीक, बूम और प्रोस्पेरिटी,
टॉप मोस्ट स्टेज जो होती है बिजनेस साइकिल की उसको बोलते हैं पीक। टॉप तक पहुंचने के लिए जो एक्सपेंशन है, ठीक है, मतलब जो आप एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहे हो उसको एक्सपेंशन। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जब पीक के बाद में इकोनॉमी वापस से डाउन टर्न लेती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और इसके दूसरे नाम याद रख लेना, डाउन स्विंग, डाउन टर्न और रिसेशन। और लास्ट में आता है ट्रो एंड डिप्रेशन। ठीक है, आगे देखें। कोई भी बिजनेस लाइन जो होती है, अगर इकोनॉमी मार्केट नेचर की नहीं है तो उस इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल तो होगी नहीं। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें इकोनॉमी या तो कंटिन्यूसली राइज करेगी या कंटिन्यूसली फॉल करेगी। ठीक है, तो कोई भी कैपिटलिस्ट की बजाय अगर कोई भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है या कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, उसके अंदर जो ट्रेंड लाइन है यानी कि एक ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाती रहती है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रेंड लाइन। देखें, ये आपकी बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की चारों स्टेजेस देख लो। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन। नीचे की तरफ आते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन। टॉप मोस्ट जो पॉइंट है उसको पीक, और जो डाउन मोस्ट जो पॉइंट है वो प्रो या फिर डिप्रेशन। अगली बात समझ में। अब देखो यहां पर एक लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन कौन सी इकोनॉमी में मिलेगी आपको, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अगली बात समझ में। अब इस ब्रोकन लाइन या ट्रेंड लाइन का मीनिंग पढ़ लो क्या होता है। देखो, द ब्रोकन लाइन और मार्केट ट्रेंड रिप्रेजेंट्स द ए स्टेडी ग्रोथ, मतलब लगातार जो ग्रोथ आ रही है उसको रिप्रेजेंट करती है। स्टेडी ग्रोथ लाइन और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी व्हेन देयर आर नो बिजनेस साइकिल। और बिजनेस साइकिल कब, बिजनेस साइकिल का एब्सेंस कब होता है, जब इकोनॉमी में कैपिटलिज्म ना हो, मार्केट सेक्टर ना हो, प्राइस मैकेनिज्म काम ना कर रहा हो। क्या हो गया भाई, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं। हाँ, उसमें इकोनॉमी में कंट्री का जो पैसा राइज होता है वो कंट्री के वेलफेयर पे खर्च होता रहता है। उसमें डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म काम नहीं करता है। वहां पे वेलफेयर जो है, वेलफेयर कंसर्न या वेलफेयर मोटिव काम करता है। कहाँ हो रहा है, अरे डायग्राम में जो वो ऊपर नीचे चल रहा है ना फ्लक्चुएशन, वो कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लाइन जा रही है ना उसके लिए लिखा है सोशलिस्ट में, कि जब बिजनेस साइकिल का एब्सेंस हो तो ऐसी कंडीशन में जब कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है तो उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसके बाद में नीचे आ जाओ, अब एक एक स्टेज के बारे में पढ़ना है। देखो, अरे इसको नीला कैसे कर रखा है आज। वो तेरा तोते जैसा है। हरा करो, हर चीज तेरे को हरी दिख रही है बेटा। हरा करो, पीला करो। हाँ, हरी पहन रही है, इसको ना फीलिंग आ रही है अंदर से तोते की। तो कुछ ना कुछ चाहिए मेरे से। एग्रीगेट डिमांड, अब देखो ध्यान से देखें। अब पांच इकोनॉमिक फैक्टर्स याद रखने हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये पांच फैक्टर्स ही इकोनॉमी में एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन और प्रॉस्पेरिटी, ये चारों चीजें लेकर आएंगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड सबसे पहला आता है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, पढ़ी होगी आपने ट्वेल्थ के अंदर। टोटल डिमांड तो होती है, किससे मिलकर बनती है टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बनती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इन पांच फैक्टर से मिलकर बनती है कंट्री की एग्रीगेट डिमांड। इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इनमें से चार फैक्टर तो एग्रीगेट डिमांड को पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे। अगर वो बढ़ गए तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, वो घट गए तो डिमांड भी घट जाएगी। और इंपोर्ट नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, क्योंकि इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ेगी। आगे बात समझ में। तो चार तो याद रखने हैं पॉजिटिवली इफेक्ट करने वाले, एक नेगेटिवली। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर आता है प्रोडक्शन। एग्रीगेट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं। और एग्रीगेट प्रोडक्शन का मतलब आप जीडीपी भी समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगला याद रखना है आपको एम्प्लॉयमेंट।
इसके बाद में अगला याद रखना है इनकम, और लास्ट आता है प्राइस लेवल्स, या प्राइस लेवल या जनरल प्राइस लेवल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आएगा? ये 5 इकोनॉमिक एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। अगर ये राइज कर रहे हैं धीरे धीरे, इनमें से सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज सजेस्टेड बाय द जॉन मैनार्ड किन्स, कि कंट्री के अंदर जो डिप्रेशन आता है जब प्रोस्पेरिटी आती है, नाम सुना होगा एक डिप्रेशन का आपने, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, जिसको 1929 टू 1933 का डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वो डिप्रेशन का जो आइडियोलॉजी है, उस डिप्रेशन के आने के पीछे जो रीजन है वो जॉन मैनार्ड किन्स ने बताया था। और किसको बताया था? एग्रीगेट डिमांड को। तो एग्रीगेट डिमांड की जो थ्योरी है वो जॉन मैनार्ड किन्स की आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। तो उन्होंने बताया कि कंट्री के अंदर जब भी डिप्रेशन आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ये चारों फेजेस आती है, तो इसके लिए सॉली जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है? एग्रीगेट डिमांड। याद रहेगा क्या? अब एग्रीगेट डिमांड अगर धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, तो अब आप जानते हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में प्राइस लेवल्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। सही बात है क्या? आपने मार्केट इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने क्या बताया था कि मार्केट में अगर डिमांड बढ़ जाती है तो शॉर्टेज आ जाता है, और शॉर्टेज लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस। तो कंट्री में अगर कंटिन्यूसली एग्रीगेट डिमांड के लेवल बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कंट्री के अंदर शॉर्टेज आ रहा होगा। शॉर्टेज आएगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई देने के लिए क्या कहेंगे? ज्यादा प्राइस लेंगे, तो मार्केट में प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेंगे तो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे अगर प्रोड्यूसर, तो उनको ज्यादा सप्लाई भी करनी पड़ेगी, और ज्यादा सप्लाई के लिए प्रोडक्शन भी वो इंक्रीज करेंगे। समझ में आई या नहीं आई? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मोर एंड मोर लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। फिर इसके बाद में को लर्न करना है इनको, हाँ लर्न तो करना ही बेटा, ये कोई पूछने वाली बात? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। अगली बात समझ में? अगर इकोनॉमी ये 5 चीजों को इंक्रीज कर रही है, वैसे समझ लो इकोनॉमी में क्या आ रहा है? एक्सपेंशन आ रहा है। समझ में आ गई क्या? अगर ये एक्सपेंशन अपने टॉप लेवल पर आ जाए तो क्या आ जाएगी? पीक। अब पीक का मतलब क्या है? टॉप लेवल आएगा कहां पर? जब फर्दर यूटिलाइज करने के लिए आपके पास कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बचे ही नहीं। मतलब आपने जब कंट्री के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या दे दिया? एम्प्लॉयमेंट कर लिया, कंप्लीटली यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, मोस्टली लेबर को। ठीक है, तो इसका मतलब कभी कैसे नहीं आएगी? आ जाएगी। अगर कंट्री के अंदर आपने अपने सभी फैक्टर्स, जितने भी वॉलेंटियल एम्प्लॉइज हैं या लेबरर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, और उन सभी को अगर आपने काम दे दिया, तो इसका मतलब उससे ज्यादा आपके पास लेबर नहीं होंगे, और आगे लेबर बढ़ाने के लिए अगर आपके पास लेबर नहीं है तो प्रोडक्शन का मैक्सिमम लेवल आ जाएगा, उसके आगे ग्रोथ होना बंद हो जाएगी, और ग्रोथ होना बंद हो गई, इसका मतलब ये क्या चल रही है? इकोनॉमी की पीक लेवल चल रहा है। अगली बात समझ में? अब तो डाउन टर्न आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब वो कैसे होंगे वो बात बाद में करेंगे। अब देखें, अगर ये पांचों फैक्टर धीरे धीरे डाउन आने लग जाए, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और अगर ये बॉटम पर आ जाए तो, ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन अपने बॉटम लेवल पर आ जाता है, बॉटम लेवल पर आने का मतलब, ठीक है, कि कंट्री के अंदर फर्दर डाउन टर्न आना पॉसिबल नहीं है, आगे इकोनॉमी ने डाउन टर्न लेना बंद कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब उसको क्या नाम दे देंगे? डिप्रेशन। क्या हो गया? अरे डिप्रेशन का ही दूसरा नाम है। समझ में आ गया क्या? अब ये तो 5 मेजर फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, टैक्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो बता ही दिया मैंने, इसके अलावा क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मनी सप्लाई, ये सारी लेवल्स भी धीरे धीरे जब एक्सपेंशन होगा तो राइज करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डाउनफॉल करेंगे। जब फर्दर डाउनफॉल करना बंद कर दे तो समझ जाना डिप्रेशन आ गया, और फर्दर राइज करना बंद कर दे तो प्रॉस्पेरिटी आ गई। ठीक है, अब इनके स्टेटमेंट्स पढ़ते जाओ, अपने आप समझ में आते जाएंगे। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? अब इनके स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं भाई। अब मैंने मीनिंग तो समझ में, आपको समझ में तो आ गया कि भाई एक्सपेंशन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, बट इनके जो ये स्टेटमेंट्स मैंने लिख रखे हैं, ये स्पेशली आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं।
देखो, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंट्री की सेल्स, प्रॉफिट्स, राइजिंग स्टॉक्स प्राइस, स्टॉक प्राइस मतलब शेयर्स की प्राइस बढ़ना, बैंक क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ये अगर चीजें सारी बढ़ने लग जाए तो एक्सपेंशन। दिस स्टेट कंटिन्यूस टिल देयर फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज और एंड प्रोडक्शन एट द इट्स मैक्सिमम पॉसिबल लेवल यूजिंग द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। और एक्सपेंशन कब तक चलता जाएगा? देखो क्या लिखा है, दिस स्टेट कंटिन्यूसली टिल देयर इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट, जब तक कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्रिएट ना हो जाए। देखो जनरली तो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो ही नहीं सकता। अब वो दिमाग में आ रहा हो सारों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, नहीं। कुछ फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अब वो कौन कौन रह जाते हैं? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर आइदर फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, लोग एक एम्प्लॉयमेंट को छोड़कर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो जब दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो बीच में जो टाइम पीरियड चल रहा है, उनको मान लो कि महीने, 2 महीने, 3 महीने तक रोजगार नहीं मिला, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। आगे बात समझ में? तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। और इसके अलावा दूसरा दे रखा है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब कंट्री की जो स्ट्रक्चरल है, प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आफ्टर द कोरोना पेंडेमिक, ठीक है, जितना भी टीचिंग प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट होने लग गया, डिजिटल में कन्वर्ट होने लग गया। तो जो टीचर्स अपने आप को डिजिटल एजुकेशन सिस्टम के साथ कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो सारे अनएम्प्लॉयड। अगली बात समझ में? तो कंट्री के स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, मान लो आज प्रेजेंट में कंट्री जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो धीरे धीरे लोग जो है फार्मिंग वर्क तो छोड़ते जा रहे हैं और कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क करने का जिनको नॉलेज होगा वो तो काम कर लेंगे, और जो फार्मर्स रह गए वो सारे अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि कंट्री के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ चुके हैं। समझ में आई क्या? तो जब एक सेक्टर प्रमोट हो रहा हो, दूसरा सेक्टर डिमोट हो रहा है, उस कंडीशन में जो लोग अनएम्प्लॉय रह जाएंगे वो सारे के सारे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड। ये बात समझ में? तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी आपको दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं, एक तो फ्रिक्शनल और एक स्ट्रक्चरल। अगली बात समझ में? और एक होते हैं वॉलंटियर अनएम्प्लॉयड। वॉलंटियर अनएम्प्लॉयड का मतलब जो जानबूझ के ही अनएम्प्लॉयड है, काम करना ही नहीं है, जिनको काम चोर है, निठल्ले हैं, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा नहीं हूँ, मैं तो, तू मेरी तरफ देख रहा है तो मैं बता देता हूँ कि हाँ ऐसा भी होता है। देखो, जैसे जैसे एक्सपेंशन पीरियड आएगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होने लग जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होने का मतलब, ठीक है, लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करने लग जाएंगे। लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होने का मतलब क्या समझते हैं? आप अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वांट्स को सेटिस्फाई करने लग जाओगे तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होने लग जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लो डाउन एंड रीचेज एट इट्स पीक। ठीक है, और धीरे धीरे एक बात भी याद रखनी है आपको कि एक्सपेंशन जब होगा, पहले तो ग्रोथ रेट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी, पर जैसे जैसे पीक नजदीक आने लग जाएगा, ग्रोथ रेट धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो एक बात याद रखना, जब पीक नियर अबाउट होगा तो कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? स्लो। अब आप देखना, अब इस चीज को आप नोटिस कर सकते हैं अपने करंट एनवायरनमेंट से कि करंट के अंदर इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई चल रही है। 8%, 9%, 12% तक भी अचीव कर लेता है। कभी किसी क्वार्टर के अंदर 13% भी चली जाती है। ठीक है, क्वार्टर का मतलब वो नहीं है जो सोच के हंस रहा है। हाँ, ये 30 ml समझ गया। तेरे को बड़ी क्वांटिटी पता है, इसको क्वांटिटी तक पता है कि 30 ml होता है एक क्वार्टर में। अरे एक क्वार्टर का मतलब 3 मंथ है। हाँ, 30 ml। देखो कैसे कैसे प्राणी हैं धरती पे। हाँ, यही तो बनाता है, शाम होते ही बस इनको तो वही दिखने लग जाती है। हाँ, बुरा पानी दिखता है। चलो चलो ठीक है। तो देखें, तो हमारी जैसी कंट्री जो है वो ग्रोइंग कंट्री है, हमारा एक्सपेंशन चल रहा है। इस वजह से शुरुआत में तो हम तेजी से ग्रोथ करेंगे, जबकि इंडिया की, सॉरी, अमेरिका की और चाइना की जो ग्रोथ रेट रहती है वो 3-4% से ज्यादा नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉस्पर पीरियड पर चल रहे हैं। प्रॉस्पर पर उनको आगे फर्दर ग्रोथ करने के लिए उनके पास फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सोर्स नहीं है। समझ में आइए नहीं? तो अब वो ग्रोथ कर रहे हैं धीरे धीरे,
और अपन ने अपने पास लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो अभी हम रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपन यहां पर है, वो यहां पर बैठे। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है कि एक्सपेंशन में इनिशियली तो आपको रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट जैसे जैसे आप पीक लेवल के पास में आओगे आपकी ग्रोथ रेट क्या होने लग जाएगी, स्लो डाउन होगी, ना कॉन्ट्रैक्शन होगा है पीक। हाँ, अब कॉन्ट्रैक्शन जब पीक के बाद में ही कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होगा। कोई भी इकोनॉमी हो अगर वो पीक पे चल रही है, ठीक है, आगे एक टर्म आएगी, किसी भी इकोनॉमी का जो पीक और कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन है, वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए या यूनिफॉर्म टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्शन आया तो 10 साल का ही एक्सपेंशन आएगा। हो सकता है एक्सपेंशन 100 साल चल जाए और कॉन्ट्रैक्शन एक ही साल चले, वो एक साल में कहानी खत्म कर जाए। ठीक है, क्या हो गया, काम का सोच रहा है क्या करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स याद रखने हैं सारे एक्सपेंशन को लेकर। अब बात करते हैं पीक, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। ये बात याद रखनी है, ये स्टेटमेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल इज नोन एज inputs are difficult to find as they are short of their demand and therefore input prices increase। ये बात याद रखनी है कि प्रॉस्पेरिटी के अंदर आपने क्या किया होगा, अपने सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया, तो न्यू रिसोर्सेज को फाइंड करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और जब न्यू रिसोर्सेज को फाइंड करना डिफिकल्ट होगा तो वो अपनी प्राइस लेवल्स क्या करने लग जाएंगे, बढ़ाने लगेंगे। अब इनपुट्स की प्राइस बढ़ने लग जाएगी तो सीधी सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि इनपुट की प्राइस से ही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है। इसी बात है कि अगर इनपुट्स पीक पर आ गए और आगे और इनपुट नहीं है, ठीक है, 100 लेबर थे, 100 के से 100 लेबर को आपने यूटिलाइज कर लिया, अब आगे नए लेबर नहीं मिल रहे हैं, अब आप उनको बोलोगे अवेलेबल लेबर्स को और प्रोडक्शन करो, अब उनके भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो वो अपने भाव बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब भाव बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ने लग जाएगी। अब आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। अगली बात समझ में, अब अगर प्रोड्यूसर के प्रॉफिट कम होने लग गए तो वो धीरे धीरे प्रोडक्शन करना कम करना स्टार्ट कर दें। समझ में आई है नहीं आई बात। अगर उनको पुराने वाले प्रॉफिट से भी कम प्रॉफिट मिलेगा तो वो प्रोडक्शन करेंगे क्या, नहीं, वो धीरे धीरे प्रोडक्शन को वापस कम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीक के ऊपर तो प्राइस लेवल बढ़ने लगे इनपुट्स के, तो वो अपने प्रोडक्शन को कम करके इनपुट्स की जो डिमांड आ रही थी ज्यादा उसको कम करने की कोशिश करेंगे ताकि इनके वेज रेट गिरे वापस। बट वेज रेट गिरने के साथ साथ एक चीज और होगी कि पीक के बाद में जैसे ही आप प्रोडक्शन कम करोगे तो उन्हीं में से जो फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा था उन्हीं में से कुछ लेबरर्स क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इकोनॉमी वापस किस साइड में चल पड़ेगी, डाउन स्विंग करना स्टार्ट कर देगी। समझ में आई या नहीं आई। तो पीक के लिए ये कहा जाता है कि जब पीक पीरियड चल रहा होगा तो पीक के ऊपर फैक्टर इनपुट्स की प्राइस राइज करना स्टार्ट कर देती। ठीक है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ग्रेटर स्ट्रेन ऑफ फिक्स्ड इनकम अर्नर्स। ठीक है, एक्चुअल डिमांड स्टेगनेट्स। एक्चुअल डिमांड स्टेगनेट होने का मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है वो फर्दर राइज करना बंद कर देगी। क्यों बंद कर देगी, क्योंकि लोग जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गए, उनका इनकम लेवल मैक्सिमम चल रहा है, तो आगे जब तक इनकम लेवल नहीं बढ़ेगा डिमांड भी इंक्रीज नहीं होगी। आगे, ग्रोथ हैज रिच्ड एट पॉइंट वेयर इट विल स्टेबलाइज्ड। ये बात याद रखनी है, पीक के ऊपर जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाएगी और फॉर शॉर्ट टाइम एंड देन मूव द रिवर्स डायरेक्शन, और पीक के बाद में वापस रिवर्स डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कोई 5 फैक्टर्स का नीचे की तरफ गिरना। ठीक है, डिमांड इज हेल्टेड एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग इन द सर्टेन सेक्टर। mismatch between the demand and supply far exceed demand and initially the happens only few sectors and at a slow pace but rapidly spread to all sectors। अब इसका मतलब कि डिप्रेशन जो है जब पीक पे आ गए, अब पीक के बाद में आपने क्या किया, कुछ लेबरर्स को निकालना स्टार्ट कर दिया ताकि लेबर मार्केट के अंदर प्राइस लेवल कम होने लग जाए। अब लेबर अनएम्प्लॉयड होंगे, लेबर अनएम्प्लॉयड होते हैं उनकी इनकम लेवल क्या हो जाएगी, कम। इनकम कम होते ही डिमांड का लेवल भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। अगली बात में, तो डिमांड कम होने लग गई तो मार्केट में सरप्लस आना स्टार्ट हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी, सप्लाई तो ज्यादा रहने लग जाएगी और डिमांड के लेवल कम होने लग जाएंगे। अगली बात में, अब प्रोड्यूसर्स के पास सप्लाई पड़ी है ज्यादा, डिमांड के लेवल क्या होने लग गए, कम, तो वो अपने सरप्लस स्टॉक को बेचने के लिए प्राइस को क्या करना स्टार्ट करेंगे,
प्राइस कम करने से फिर से प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट क्या होने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली एक ऐसी साइकिल स्टार्ट होगी कि जिससे इकोनॉमी कंप्लीटली, इकोनॉमी के जितने भी मेजर एग्रीगेट इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो डाउन स्विंग करना स्टार्ट कर देंगे। पहले तो ये कुछ एक सेक्टर में दिखाई देगा, कुछ एक सेक्टर लाइक जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है उन सेक्टर में दिखाई देगा, बट उनका अल्टीमेटली रिजल्ट आपको बाद में धीरे धीरे जाकर सभी सेक्टर्स में फैल जाएगा। एक बात याद रखना, बिजनेस साइकिल की एक क्वालिटी होती है कि ये इंटर रिलेटेड होती है। इंटर रिलेटेड होने का मतलब अगर किसी एक सेक्टर के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन आ गया, डिप्रेशन आ गया, तो उसका रिजल्ट आपको सभी सेक्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं इसने आगे, तो वो एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद में ये अंडरलाइन कर लो ये स्टेटमेंट सारे। एक स्पेशल स्टेटमेंट यहां पर ये है, कैंसिलेशन एंड स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग लेबर। धीरे धीरे जो ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं वो कैंसिल होने लग जाएंगे। दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ ए रिसेशन। Decrease in input demand pulls input prices down, income of wages, interest earners gradually decline, resulting of decreased demand, goods, services, producers low prices, order dispose of their inventories and meeting their financial obligations। अच्छा, अब एक बात और बताता हूं कि रिसेशन पीरियड के अंदर सप्लाई तो रहेगी ज्यादा और डिमांड के लेवल आने लग जाएंगे कम। तो प्रोड्यूसर सप्लाई प्राइस को कम क्यों करेंगे? क्या जरूरत है भाई प्राइस को कम करने की? क्योंकि डिमांड आ रही है कम, प्रोड्यूसर्स के पास क्या बचा हुआ है, स्टॉक है ज्यादा पड़ा है। अरे फर्म जब धीरे धीरे सामान बेचती है और जो पैसा आता है उसी से तो अपने क्रेडिटर्स को पे करती है। समझ में आई नहीं आई बात? तो अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए पैसा चाहिए ना, फर्म पैसा कलेक्ट करने के लिए क्या करेगी, कम से कम पॉसिबल प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करेगी। समझ में आई नहीं? देखो लिखा हुआ है ना, मीटिंग देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है कि फर्म के जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है उनको सेट ऑफ करने के लिए फर्म मजबूर हो जाएगी कम से कम प्राइस पर बेचने के लिए। अब ये स्टेटमेंट सारे पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइनिंग, प्रोडक्शन, जो जो चीजें डिक्लाइन हो रही हैं, बैंक क्रेडिट श्रिंक्स। अब बात करते हैं कहां पर है पेसिमिस्ट। हाँ ये रहा पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है, दो टर्म आते हैं, एक तो होता है ऑप्टिमिस्टिक और एक होता है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराश होना, क्योंकि डिमांड के लेवल कम आ रहे हैं ना, तो फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं बचेगा प्रोड्यूसर्स के पास, तो इसको बोलते हैं पेसिमिज्म। ठीक है, और ऑप्टिमिज्म भी आएगा जब वापस रिकवरी और एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। अब देखो एक टर्म है यहां पर, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। जब रिसेशन अपनी सबसे वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाएगा, फर्दर डाउनफॉल होना पॉसिबल ही नहीं है अब, तो उसको अपन नाम दे देंगे ट्रो और डिप्रेशन। और इसके जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये आप खुद याद करेंगे भाई, और इनमें से बताने लायक जो है वो मैं बता देता हूँ। ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, एक ये स्टेटमेंट, ग्रोथ रेट बिकम नेगेटिव। डिप्रेशन के अंदर ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है। जैसे अपना कोरोना पेंडेमिक था ना, -7 या -6% हमारी ग्रोथ रेट चल रही थी उस टाइम पर। तो जब कंट्री के अंदर डिप्रेशन होगा तो कंफर्म बात है कंट्री की ग्रोथ रेट नेगेटिव में आ जाएगी, तो डिप्रेशन में ही नेगेटिव आती है। एक ये बात याद रखनी है कि डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी, डिप्रेशन में हर कोई अपने पास कैश रखना चाहेगा। क्यों? बैंक करप्ट हो जाए तो, बैंक डिफॉल्टर हो जाए तो, ठीक है, तो इससे बढ़िया है बैंकों से पैसा निकलवा कर अपने जेबों में रखो। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखनी है, कैपिटल और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। क्या हो गया, बड़ा हो गया, ले छोटा। ठीक है, देखो अब एक बात और याद रखनी है कि डिप्रेशन आने का सबसे पहला इंपैक्ट कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा। तीन तरीके की इंडस्ट्री है हमारे पास, एक तो है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, एक है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर में भी दो कैटेगरी हैं। कंज्यूमर में एक तो वो है जो ड्यूरेबल है और एक है नॉन ड्यूरेबल है।
अब मैं एक आपसे ये जनरली बात पूछूंगा, कंट्री में डिप्रेशन चल रहा है, सबसे पहले कौन इफेक्ट होंगी? सबसे पहले कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। अगली बात में सबसे पहले लोग जो स्कॉर्पियो निकलवाने वाले थे ना, वो बंद करेंगे अपनी स्कॉर्पियो निकलवाना, क्योंकि वो एक ड्यूरेबल नेचर का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो गाड़ियां जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं इनके ताले लगेंगे सबसे पहले तो। फिर इसके बाद में जो टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ये सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो पहले खरीदने का प्लान बना रहे थे वो प्लान बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि डिप्रेशन में उनको फर्दर सोर्स ऑफ इनकम नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोरोना पेंडेमिक डिप्रेशन के अंदर सबसे पहले ये जो ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज थी इन्हीं को इफेक्ट पड़ा। किसको इफेक्ट नहीं पड़ता है? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को। क्यों? क्योंकि खाने पीने की चीजें ये बंद नहीं हुई थी कोरोना पेंडेमिक में, जनरल स्टोर सारे खुले थे, मेडिसिन की दुकानें, वेजिटेबल स्टोर, ठीक है, पुस्कार्ट वेंडर्स वगैरह जो भी हैं ये सारे ओपन थे ना, तो इनकी इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब देखो, और एक बात और बताता हूं, जैसे कोरोना जैसे पेंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा कंट्री में तो डिप्रेशन चल रहा है और मेडिकल सेक्टर वाले मजे कर रहे हैं। इस टर्म के लिए स्पेशली याद रखना, जब किसी भी बिजनेस स्टेज का किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जैसे डिप्रेशन का एडवर्स इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? मेडिकल सेक्टर। कोरोना पेंडेमिक डिप्रेशन का, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट दिखाई दिया मेडिकल सेक्टर में, वो राइज कर रहा है, तो इस टर्म के लिए यूज किया जाता है काउंटर साइक्लिकल। अगली बात समझ में? काउंटर साइक्लिकल, काउंटर का मतलब उल्टा, साइकिल तो डिप्रेशन में चल रही है और वो प्रोस्पेरिटी में चल रहा है, तो इसका मतलब काउंटर साइक्लिकल है। एक्सपांशन में डूबने लग जाएगा। अब बताता हूं, जैसे मान लो कंट्री ग्रोथ कर रही है और प्रोस्पेरिटी में चल रही है, तो लोग अपनी इनकम का ग्रेटर प्रपोर्शन खाने पीने पे नहीं खर्च करेंगे, वो अपने शौक की जो चीजें हैं जैसे लग्जरियस आइटम है, गाड़ियां खरीदना, रेफ्रिजरेटर, प्रॉपर्टीज जनरेट करना, इनके अंदर ग्रेटर अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो। अगली बात में, बजाय खाने पीने के। तो इस स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो जितना भी रियल एस्टेट मार्केट है या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, ये तो करेंगे ग्रोथ क्योंकि एक्सपेंशन चल रहा है। ठीक है, और जो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है वो स्टेगनेंट रह जाएगी, वो वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, तो काउंटर साइक्लिकल हो गया ना। तो जिसके ऊपर उल्टा इफेक्ट पड़ता है उसके लिए याद रखेंगे काउंटर साइक्लिकल टर्म। ठीक है, नोट कर दे काउंटर साइक्लिकल। ठीक है, एडवर्स ऑफ साइकिल, बस इतना नोट कर लो, इस साइकिल के एडवर्स जो चलता है उसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल। यहां पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज टच टू द बॉटम एंड ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 19, इसका एक एग्जांपल है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 1933। अब देखें, अब स्टार्ट होगी वापस से रिकवरी। अब बोलोगे स्टेज तो 4 बताई थी, ये 5वीं कहां से आ गई? अरे एक्सपेंशन का ही पार्ट होती है रिकवरी। ठीक है, अब रिकवरी आना कहां से स्टार्ट होगी? तो सबसे पहली बात, बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन के अंदर क्या आता है? पेसिमिज्म। जबकि रिकवरी के अंदर ऑप्टिमिज्म दिखाई देगा, आशाएं दिखाई देगी। लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, उम्मीद की एक किरण दिखाई देगी। हाँ, यहाँ किरण भी। हाँ, वो सिंघम मूवी में बोलता है ना, अरे तांडे तू आजकल बहुत मंदिर आ रहा है, कहीं यहाँ ज्योति है, आराधना है, साधना है, पूजा है, ज्योति है। हाँ, तो इसके वो मीनिंग नहीं लेना है यहाँ पर। यहाँ पर तो सिर्फ आपको ऑप्टिमिज्म का मतलब आशाओं से ही लेना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन द लेबर मार्केट। देखो, लेबर मार्केट की वजह से ही क्या स्टार्ट हुआ था? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि वेजेस बढ़ने लग गई थी, तो प्रोड्यूसर्स ने कॉस्ट बढ़ते हुआ देखकर अपना प्रोडक्शन करना बंद कर दिया था या कम कर दिया था। ठीक है, जबकि रिकवरी का पीरियड भी किससे स्टार्ट होगा? लेबर मार्केट से ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉइज क्या हो चुके हैं? अनएम्प्लॉयड। तो अब उनको काम तो रोजगार तो है नहीं, ठाले बैठे हैं, बीड़ी पी रहे हैं घर पे बैठे बैठे, नहीं क्या? अब जो पहले हजार हजार रुपए मजदूरी की मांग कर रहे थे वो 200-200 रुपए में काम करने को तैयार हो जाएंगे। समझ में आई या नहीं आई? तो अब लेबर मार्केट के अंदर वेजेस क्या हो गई? कम हो गई ना। अब वेजेस कम हो गई तो इसी से प्रोड्यूसर्स को ऑप्टिमिज्म नजर आएगा। क्या ऑप्टिमिज्म नजर आएगा? वेजेस कम होने से प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट बढ़ने लग जाएंगे और अब वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट देकर, ठीक है, प्रोडक्शन को वापस से ग्रो करवाना स्टार्ट करेंगे। ये बात समझ में? इसलिए ये बोला गया कि जो रिकवरी है वो कहां से आएगी? लेबर मार्केट से। बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट एक्सपेंडिंग, क्रेडिट, टेक्नोलॉजिकल न्यू ऑर्डर्स प्लेस होने लग जाएंगे वापस। इसको भी एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद में ये स्टेटमेंट और अंडरलाइन कर लो। एग्रीगेट डिमांड के लेवल बढ़ने लग जाएंगे, न्यू ऑर्डर्स प्लेस होने लग जाएंगे, कैपिटल गुड्स के, ड्यूरेबल गुड्स के। एक स्टेटमेंट याद रखना है कि बिजनेस साइकिल आर एनीथिंग बट रेगुलर। कुछ भी हो, किसी भी स्टेज से पास हो रही हो, बट चलती रेगुलर रहेगी। या तो एक्सपेंशन चल रहा होगा, या कॉन्ट्रेक्शन, या पीक, या डिप्रेशन। ठीक है। बट एक स्टेटमेंट और, वेरी इंटेंसिटी एंड लेंथ। इसका मतलब बिजनेस साइकिल की जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है। वेरी करने का मतलब हो सकता है कि कई बार एक्सपेंशन बड़ा हो और अगली बार जब एक्सपेंशन आए वो छोटा हो। ठीक है। एक्सपेंशन के कंपैरिजन में पीक पीरियड ज्यादा लंबे टाइम तक चल जाए। ठीक है। तो इसका मतलब बिजनेस साइकिल की कोई भी स्टेज जो है उसका साइज, उसकी लेंथ सिमिलर नहीं है, वो वेरी कर सकती है। ये बात समझ में। इसके बाद में इकोनॉमिस्ट यूज चेंजेस इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज मेजर द बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल की स्टेज को प्रिडिक्ट करने के लिए इकोनॉमिस्टों ने 3 इंडिकेटर बना रखे हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन इंडिकेटरों से ही पूछते हैं। ये इंडिकेटर बताते हैं कि फ्यूचर में या प्रेजेंट में या पास्ट में जो गया है वो डिप्रेशन था या प्रोस्पेरिटी थी। अपन कैसे जज करते हैं कि ये डिप्रेशन था, प्रोस्पेरिटी थी, या आने वाला टाइम डिप्रेशन का होगा या प्रोस्पेरिटी होगी। ठीक है। तो इसमें 3 तरीके के इंडिकेटर हैं। अगर आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं तब तो लीडिंग इंडिकेटर, मतलब ये वो इंडिकेटर है, देखो नाम, चेंज इन स्टॉक प्राइस, न्यू ऑर्डर फॉर कैपिटल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताएंगे कि फ्यूचर में क्या आने वाला है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है लैगिंग। लैगिंग मतलब पीछे खड़े रहते हैं। जो पीछे का मतलब सीधी सी बात है, जो स्टेज साइकिल पास होने के बाद में बताएंगे आपको कि पीछे जो गया था वो जो टाइम पीरियड वो डिप्रेशन था या प्रॉस्पेरिटी। समझ में आ गई क्या। और कॉन्सिडेंट और कॉन्करेंट का मतलब है जो प्रेजेंट में बताएंगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, डिप्रेशन या प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। इनके नाम आपको याद करने हैं, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है भाई। जैसे जनरली मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कैपिटल गुड्स, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स के ऑर्डर, न्यू गुड्स, न्यू कंज्यूमर, न्यू ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के ऑर्डर, इनसे पूछा गया है। और ये सारे क्या होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर। जितने भी तरीके के ऑर्डर्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, लीडिंग इंडिकेटर में। अगली बात समझ में। और इसके बाद में लैगिंग में अनएम्प्लॉयमेंट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट तो ईयर के बाद में ही होगा ना। ठीक है। ईयर के बाद में ही आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन करोगे। अब जब प्रॉफिट के कैलकुलेशन में आपके प्रॉफिट कम आएंगे तब आपको पता चलेगा कि पीछे डिप्रेशन गया था वो। एक फैक्टर क्या, एक्सपांशन। और ये मैं फैक्टर्स नहीं बता रहा हूं, ये तो इंडिकेटर्स बता रहा हूं मैं। ये इनसे तो पता चलेगा कि डिप्रेशन आ रहा है या प्रॉस्पेरिटी आ रही है, पता करने के लिए है। रेस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है, ये तो इंडिकेटर्स हैं। अगली बात है, इनके डाटाज तुम्हें बताएंगे कि क्या है, कौन सी स्टेज चल रही है। ठीक है। जीडीपी वगैरह जो है वो सारे इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये सब कौन करंट में आते हैं। अब इनको अंडरलाइन कर लो, यही बातें याद करनी है बस। ये इंडिकेटर्स हैं सारे। देखो लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर का मतलब बिफोर द इकोनॉमी, चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स, फॉलो ए पर्टिकुलर ट्रेंड। एक इसमें याद रखना है, जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये 2 जगह आएगा। ये लैगिंग में भी आएगा और यहां पर भी आएगा। और एक आएगा स्टॉक प्राइसेस। ठीक है। तो ये 2 जगह आएंगे। तो स्टॉक प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट को आप मानोगे लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है। वहां पर क्रॉस करेंगे। आपको नए बिल्डिंगों के परमिट वगैरह मिलने लग जाए तो इसका मतलब समझ लो कि लीडिंग इंडिकेटर है। और लीडिंग इंडिकेटर ही एक ऐसा इंडिकेटर है जो एक्यूरेट, उस जिसकी एक्यूरेसी की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। यानी कि ये सही होगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करता है। ठीक है। और प्रिडिक्शन सही हो जरूरी नहीं है। समझ में आ गई। अब इसी तरीके से लैगिंग को अंडरलाइन कर लो कि लैगिंग के कौन कौन से फैक्टर है।
अब इसको याद आपको करना है, रटने वाली चीजें हैं ये सारी। करते रहो आराम से। यस। और कॉन्सिडेंट इंडिकेटर है। अरे अनपढ़ हूं मैं तो। है। धीरू भाई अंबानी के पास कोई डिग्री नहीं थी। जितना नॉलेज है उतना डिलीवर कर देता हूँ, देख ले, चेक कर लेते हैं। ITUS इसकी टोपी उसके सर। शाबाश। हाँ, इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट्स। सही है। तुम अक्षय कुमार बना के छोड़ोगे मेरे को। देखो इसमें लैगिंग इंडिकेटर्स में यहां पर दे रखा है मार्केट, स्टॉक मार्केट प्राइसेस। ठीक है, ये लीडिंग में मानना है, इसको यहां क्रॉस कर देना। ठीक है, हटा दो। और एक इंटरेस्ट रेट भी आया होगा इसी में कहीं ना कहीं। कॉन्सिडेंट में ये मार्केट प्राइस आई है, और इसमें ऊपर वाले में आया होगा लैगिंग इंडिकेटर के अंदर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, यहां पर लिख दो रियल इंटरेस्ट रेट, रियल और लगा दो इसके आगे। इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट में फर्क होता है। अब रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है, लिख लो। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू ग्रॉस इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट चल रही है उसको इंटरेस्ट रेट में से डिडक्ट कर दो तो रियल इंटरेस्ट रेट निकल कर आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है 10% से। मान लो कंट्री की जो इंटरेस्ट रेट चल रही है वो 10% चल रही है, और कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है 7%। तो एक्चुअल में कमाया कितना इंटरेस्ट से आपने, 3% ही तो कमाया। इसी को रियल इंटरेस्ट रेट बोल। ठीक है, ये नॉमिनल, ये ग्रॉस इंटरेस्ट रेट है। ग्रॉस मान लो, नॉमिनल बोल दो। अब स्टोरी, ग्रेट डिप्रेशन की स्टोरी चल रही है। नॉमिनल स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। ग्रेट डिप्रेशन क्या था, एग्रीगेट डिमांड का, देखो 1929 से लेकर 33 के बीच में कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड के लेवल डाउनफॉल हो गए थे। इसमें कुछ फैक्ट है वो जो आपको याद रखने हैं, डाटाज हैं। ग्रेट डिप्रेशन चला था 1929 से 1933 की डेट याद रखनी है आपको, 32 नहीं याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर कंट्री का जो अमेरिका एंड यूके है उसका जीडीपी फेल्ट हो गया था कितने से, 15% से, 15% से जीडीपी नेगेटिव आ गया था।
ठीक है, इनिशियली ये यूएस एंड यूके के अंदर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया। इसकी जो थ्योरीज है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड किन्स रिगार्डेड लोअर एक्सपेंडिचर, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, बता रहे हैं स्टोरी। इसका मीनिंग याद रखेंगे, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब ही एग्रीगेट डिमांड होता है। अरे मैंने अभी एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले में क्या लिखवाए थे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस ए एम, वही तो 5 एक्सपेंडिचर होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो उन्हीं के सम को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं और उन्हीं को अपन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो आपकी बुक जो बोलती है वो क्या बोल रही है कि जॉन मेनार्ड किन्स ने ये बताया कि कंट्री में ग्रेट डिप्रेशन आने का रीजन कौन है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अगली बात समझ में, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी टू बी कॉज ऑफ मैसिव डिक्लाइन इन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, monetarist opined that the Great Depression was caused by the banking crisis and low money supply. monetarist याद रखेंगे ये टर्म। उन्होंने ओपिनियन दिया कि कंट्री के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया है वो किसकी वजह से आया है, बैंकिंग क्राइसिस और मनी सप्लाई की वजह से, जबकि जॉन मेनार्ड किन्स कहते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की वजह से आया। ठीक है, ये टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट है ये मोनेटरिस्ट, जो मनी को प्रमोट करते थे, मनी के फेवर में चलते थे। एग्रीगेट डिमांड के अलावा उनका मानना था कि कंट्री में जो सब कुछ रेगुलेट हो रहा है, पूरी इकोनॉमी जो रेगुलेट हो रही है वो मनी की अवेलेबिलिटी से हो रही है। तो उन जो इस आइडियोलॉजी को मतलब सपोर्ट करते थे उनको नाम दिया गया मोनेटरिस्ट। आगे बात समझ में, तो मोनेटरिस्ट जो मनी की सप्लाई पर बेस थे सारे, तो उन्होंने बताया कि ग्रेट डिप्रेशन आया मनी की वजह से, जबकि जॉन मेनार्ड किन्स थे उन्होंने बताया एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड में भी याद रखना, एग्रीगेट डिमांड में भी प्राइम फैक्टर जो था वो इन्वेस्टमेंट था भाई। ठीक है, नोट कर दो कि डिप्रेशन लाने के पीछे भी जो प्राइम फैक्टर होता है वो कौन होता है, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग फैक्टर है। मैंने क्या बोला था कि प्रॉस्पेरिटी के बाद में प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, जब प्रोडक्शन करना कम कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट लेवल से कम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कंजप्शन और गवर्नमेंट की पॉलिसी आसानी से बदलते नहीं है। आगे बात में सबसे पहले जो बदलता है वो कौन सा फैक्टर होता है, इन्वेस्टमेंट। जैसे इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें एक नाम था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आया था, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 - c, पढ़ा था क्या? ठीक है, वो फॉर्मूला जॉन मेनार्ड किन्स के इस इन्वेस्टमेंट मॉडल के ऊपर ही बेस्ड था। उन्होंने ये बताया कि कंट्री में जो एग्रीगेट डिमांड के लेवल्स डाउन आए हैं, इनके पीछे भी क्या रीजन है, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसलिए उन्होंने अपनी केंजियन थ्योरी में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, ये बातें नहीं आएंगी, मैक्रो वाला नहीं आएगा कुछ भी, यहाँ जो लिखा है ना, जो अंडरलाइन किया यही आएंगे सारे, पर ये सही से याद होने चाहिए। These economies the world began recovering of 1933, और रिकवरी का पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, 1933 से। तभी ऊपर जो टाइम दिया देखो 1929 टू 32, और 33 में क्या स्टार्ट हो गई थी, रिकवरी। आगे बात समझ में, बट डिप्रेशन तो चल रहा था फिर भी। इंक्रीज्ड मनी सप्लाई, ह्यूज इंटरनेशनल इनफ्लो ऑफ गोल्ड, धीरे धीरे मनी की सप्लाई बढ़ने लगी कंट्री में, इंटरनेशनल इनफ्लो ऑफ गोल्ड आने लगा, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एटसेट्रा। कौन सही था, जॉन मेनार्ड किन्स थे ऑफ कोर्स। तो थ्योरीज पढ़ रहे हो आपने, जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो तुम, वो सारी जॉन मेनार्ड किन्स की है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर बोलते हैं जॉन मेनार्ड किन्स को। हाँ। और प्रेजेंट में जितनी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरियां चल रही हैं वो सबकी सब जॉन मेनार्ड किन्स की थ्योरी पर चल रही हैं, क्योंकि वो सबसे करेक्ट थ्योरी लेकर आए थे। अब इसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल ब्रस्ट 2000। अब इसके अंदर क्या हुआ, सन 2000 के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर बबल ब्रस्ट हो गया। अब 1996 की बात चल रही है। इस बबल का मतलब है बूम, बम नहीं फटा था, बबल का मतलब होता है बूम। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी पीरियड, ब्रस्ट होने का मतलब है ब्रेक। आईटी सेक्टर का अंदर ब्रेक आ गया था, कैसे, 1996 के अंदर। ठीक है, सभी कंट्रियां धीरे धीरे, ठीक है, इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हो रही थी।
जैसे जैसे लोगों को इंटरनेट की इंफॉर्मेशन मिल रही थी, तो कुछ कंपनियां ऐसी थी, नई नई मार्केट में इंटरनेट कंपनी आ रही थी। भाई जिस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड आएगी, क्योंकि लोगों को पता चला कि इंटरनेट के थ्रू अपन ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सारे काम जब उनको पता चलने लगे, तो मार्केट में इंटरनेट की डिमांड बढ़ी। इंटरनेट की डिमांड बढ़ते ही आप जानते हो प्रॉफिट नजर आएंगे, क्योंकि प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर नई नई कंपनी आने लग गई मार्केट के अंदर, जो अपने नाम के आगे ई और पीछे डॉट कॉम लगाती थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसके अंदर देख लेना। अपने नाम के प्रीफिक्स लगाती थी ई, और बाद में लगाती थी डॉट कॉम। तो मार्केट में नई नई कंपनी आ गई। अब कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां आ जाने की वजह से हर कंपनी अपनी तरफ क्या करना चाहती थी, कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहती। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनियों ने ऑफर किया, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे जियो ने किया था कुछ साल पहले, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट 1 साल के लिए किया था ना। पर वो तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी बहुत ज्यादा, वो लॉस को बेयर कर सकती थी। पर मार्केट में नई नई कंपनी आई और नई कंपनियों ने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। अब रेवेन्यू के सोर्स हो गए बंद, और वो कंपनियां जो स्टेब्लिश हुई थी वो एक्सटर्नल सोर्सेज से पैसा कलेक्ट करके हुई थी, मतलब बैंकों से लोन लेकर। ठीक है, कंपनियां तो स्टेब्लिश कर ली, बट उन कंपनियों के पास अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए वापिस से पैसा नहीं बचा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट दे रही थी। इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया तो रेवेन्यू आई नहीं, रेवेन्यू नहीं आई तो अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाई, और जो भी आईटी सेक्टर था वो फाइनेंशियल क्राइसिस से पास होने लग गया। अब धीरे धीरे वो कंपनियां बंद होने लग गई। उन्होंने अपने बैंक वालों को लोन देने से इनकार कर दिया, भाई नहीं देंगे लोन। अब बैंकों ने जो एडवांसिंग की थी उनकी रिकवरी नहीं हुई, उनका रीपेमेंट नहीं हुआ, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी क्राइसिस आ गया। बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस आया तो बैंकिंग सेक्टर वालों ने अपने डिपॉजिट होल्डर्स को पे करने के लिए मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमने जिनको लोन दिया था उन्होंने हमें नहीं दिया, तो हम आपको कहां से दे दें। आगे बात समझ में। तो ऐसा करने से लोगों के पास जो होल्डिंग्स थी, आप जानते हो मनी सप्लाई के अंदर अपन किसको काउंट करते हैं, आपने एक नाम पढ़ा होगा M1 मनी, बैंकिंग वाले में। और M1 के अंदर आपने दो मेजर्स पढ़े होंगे, CU प्लस DD। CU का तो मतलब है करेंसी यूनिट, कैश में जो पैसा आपके हाथ में है, और DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, जो आपने बैंकों में जमा करवा रखा है। समझ में आई या नहीं। अब लोगों की जो DD थी वो कम होने लग गई, कि सीधी सी बात है बैंकों ने रिफ्यूज कर दिया रीपेमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई कम हो गई और कंट्री में एग्रीगेट डिमांड के लेवल फॉल हो गए। समझ में आई या नहीं आई। और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड के लेवल फॉल होने लगे, अब आप जान समझ सकते हो आगे क्या हुआ, आईटी सेक्टर बबल ब्रस्ट बोलते हैं इसी। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट है वो अंडरलाइन कर लो। देखो ये स्टार्ट कहां से हुआ था, द लो इंटरेस्ट रेट इन 1998 टू 1999 इंक्रेज द स्टार्टअप इंटरनेट कंपनीज टू बोरो फ्रॉम द मार्केट। बैंक वाले भी मूर्ख थे, लो इंटरेस्ट रेट पर लोन देने को रेडी हो गए, क्योंकि इंडिया चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट कंपनियां आए हमारे यहाँ, ताकि इंटरनेट को इंकरेजमेंट मिल सके, प्रमोशन मिल सके। तो उन्होंने लो इंटरेस्ट रेट पर लोन ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि वापस नहीं आएंगे पैसे। ठीक है, ड्यू टू ओवर ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट इन्वेस्टर्स वर लेस कॉशियस, द ग्रेट राइज इन द देयर स्टॉक प्राइसेस, ई प्रीफिक्स देयर नेम एंड ए डॉट कॉम द एंड। ये याद रखना है, नाम से पहले ई लगाते थे, बाद में डॉट कॉम। और द कोलैप्स ऑफ द बबल टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1999 टू 2001। इंडिया में आईटी सेक्टर में, अमेरिका में कहा हुआ लिखा है, इंडिया में कहा हुआ था, कांतपोड़ के पास। हद हो गई यार। इंडिया में कहा हुआ, तो आईटी सेक्टर में बबल ब्रस्ट होगा तो ऑल ओवर इंडिया में ही होगा। अच्छा, इंडिया में नहीं हुआ था, फिर कहां हुआ था, आईटी सेक्टर बबल ब्रस्ट इंडिया में ही हुआ था। ठीक है, इसको पूरे को पढ़ लेना, पता चल जाएगा। और आता है रिसेंट एग्जांपल ऑफ बिजनेस साइकिल, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008 टू 9। इसको बोलते हैं हाउसिंग क्राइसिस। 2008 और 9 का हाउसिंग क्राइसिस आया था यूएसए के अंदर। अब इसमें क्या हुआ, अब ये इधर देखो। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर बाकी कल पढ़ाएंगे। 15 मिनट पहले छोड़ दें बस, ओवर स्पीड हो गई आज। क्या ये इतना ही है? अच्छा, इसके आगे और, हाँ ये लो।
ये तो पूरा ही अंडरलाइन आ गया। अरे स्टेटमेंट से कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए मेरे को। कर लेना इसको भी पीला कर दे भाई। अरे वो क्या है कि अंडरलाइन करता हूँ ना मैं, तो उस टाइम पे मिस हो जाता है, फिर मैं वापस उसको करूंगा तो ये डबल बार अंडरलाइन हो जाता है, इसलिए मिस हो गया वो। कर लो उसको, बेचारे को क्यों छोड़ रहे हो, उसके भी हाथ पीले करो। नहीं मेरे तो मत करवा तू। वो कहा, आपके नहीं हुए क्या? मेरे को लग रहा है पीले होने से पहले लाल हो रहे हैं, कोई ना कोई मरेगा मेरे हाथ से। इसमें बैंकिंग सेक्टर को लॉस मिला था, ये बात याद रखनी है, और दूसरा 2007 के अंदर आया था। ठीक है, अब इसमें क्या स्टोरी याद रख लो, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, पहले क्या हुआ, 2006 के आसपास यूएसए के अंदर, यूएसए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर आदमी के पास अपना एक सुंदर सा मकान हो। ठीक है, अब वो सुंदर सा मकान बनवाने के चक्कर में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि चीपर इंटरेस्ट रेट पर, अगर कोई भी पर्सन अगर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेता है, तो उसको चीपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या अवेलेबल करवाया जाए, लोन अवेलेबल करवाए। ठीक है, और इसमें भी दो बातें और, विदाउट चेकिंग देयर इनकम सोर्स। और दूसरा नुकसान, और विदाउट टेकिंग मोर्टगेज, गिरवी भी कुछ नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है, लोगों ने ले लिए लोन। अब समझ सकते हो आगे क्या हुआ होगा। अब अब देखो, बिगड़ने वाले तो नहीं थे सरकमस्टांसेस, बट क्या कंडीशन रही कि लोगों ने लोन तो ले लिया हाउसिंग के लिए, बट जैसे ही तेजी से लोगों ने हाउसिंग के लिए लोन लिया, तो हाउसिंग मटेरियल्स जो होते हैं, जो सीमेंट है, ट्यूब्स हैं, इनकी डिमांड बढ़ गई मार्केट में एकदम से। डिमांड बढ़ते ही प्राइस बढ़ गई। समझ में आई या नहीं आई? तो उन लोगों ने लोन लिया था, मान लो 40 लाख रुपए का एक आदमी ने लोन लिया, उसने एस्टिमेट लगाया कि ईंट इतने की आती है, सीमेंट इतने की, सरिया इतने का। ठीक है, तो उसने एस्टिमेट लगाया 40 लाख रुपए चाहिएंगे, तो 40 लाख का लोन ले लिया। ठीक है, अब मार्केट में डिमांड बढ़ने से मटेरियल के प्राइस राइज होने, जो मकान 40 में बनना चाहिए था वो 50 में बन रहा है। अब लोन कितने का लिया है, अब मटेरियल कितने का हो गया, 50 का, तो छत तो डली नहीं लोगों के। तो जब हमारे छत ही नहीं डली, तो हम किस बात का लोन का रीपेमेंट करेंगे भाई। हम जिस पर्पस के लिए लोन लिया था, अब बैंक वाला ये भी नहीं कह सकता कि हम तेरी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, मोर्टगेज तो दिया ही नहीं। समझ आई या नहीं आई बात? तो विदाउट मोर्टगेज वो फ्री थे, उनको कोई डर तो था नहीं कि वो अपने को रीपेमेंट करना है ना। मोदी जी ये नहीं निकालेंगे, तुम्हारे जितने समझदार नहीं है। हाँ, तुम ओवर समझदार हो। ठीक है, देखो, दूसरों की चोट खाने से जो सीख जाए ना, उसी को समझदार कहते हैं। समझ में आई या नहीं आई? ये 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस का इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड दिखाई दिया था। ठीक है, तो जिसका रिजल्ट अपनी इंडियन इकोनॉमी को भी फेस करना पड़ा था। ठीक है, कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई कम हो गई थी। ठीक है, अब वो कैसे हुई तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, वो छोड़। ठीक है, अब बैंकों के पास रीपेमेंट आना बंद हो गया, तो जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से पास होने लग गए। ठीक है, और कंट्री के अंदर धीरे धीरे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर लोग, बैंक बंद होना स्टार्ट हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बंद होना स्टार्ट हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बंद होने से, ठीक है, जितने भी लोग अनएम्प्लॉय हुए, ठीक है, उनके अनएम्प्लॉय होने से बात है, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और इनकम के लेवल कम हो गए। इनकम के लेवल कम होने से, तो जिन लोगों के इनकम के लेवल कम हुए हैं, ठीक है, उन्होंने एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड करना बंद कर दिया। एफएमसीजी क्या होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर। डेली लाइफ में जो यूज करता है ना, वो सारी एफएमसीजी प्रोडक्ट है। वो कैसे करनी पड़ेंगी, अब मेरे इनकम लेवल कम हो रहे हैं, तो अन खाएंगे तो सही, बट अननेसेसरी प्रोडक्टों की डिमांड कम कर देंगे ना। तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो आया डिप्रेशन आया था, उसका इंपैक्ट एफएमसीजी कंपनियों पे देखने को मिला। इसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सभी सेक्टर्स के अंदर, ठीक है, जिन लोगों ने मकान बनाने के ऑर्डर्स दे रखे थे, वो कैंसिल कर दिए। कुछ के बन के तैयार हो गए थे, तो कुछ के बनने से पहले ही बंद कर दिया उन्होंने प्लान। इससे क्या हुआ कि जो सीमेंट इंडस्ट्री थी, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज थी, उनकी भी डिमांड वापस से कम होने लग गई। एक बार तो राइज की, ठीक है, और उन्हीं की वजह से वापस गिरने लग गई। ठीक है, तो कंट्री में उन सेक्टर्स के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो गया, और अल्टीमेटली धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ा। ठीक है, तो ये स्टोरी इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, और बाकी देखेंगे कल। कितना बच रहा है रे? 5 पेज बच रहे हैं।
ये एक पेज हो गया। ये इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज ही तो है इसके बाद। चलो ठीक ठीक। अब ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया बेटा।